हेलो पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडिंग विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है युवा तुर्क की असफलता। तो सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि आखिर युवा तुर्क का जन्म क्यों हुआ। तो युवा तुर्क के जन्म का जो प्रधान कारण था वो था हमिद द्वितीय की जो निरंकुश शासन की नीति थी वो था। और तुर्की में सुधार लाने के लिए उसने क्या किया था हमिद ने कि उसने पान इस्लामिज़म की नीति का परिचालन किया था और मौका पाकर उसने क्या किया था कि पार्लियामेंट को भी भंग कर दिया था और जितने भी मंत्री थे उनके अधिकारों में कटौती कर दी थी और उसने इस तरह निरंकुश शासन की स्थापना कर दी थी। और इसके विरुद्ध ही युवा तुर्क जो संगठन होता है उन्होंने एक आंदोलन चलाया उसके विरुद्ध और आगे चलकर उसने युवा तुर्कों ने अपनी सरकार की स्थापना की और इस तरह से जो हमिद द्वितीय का जो निरंकुश शासन था उसकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि युवा तुर्क जो रहते हैं वो असफल हो जाते हैं। और वे असफल क्यों होते हैं आज हम उसके बारे में ही जानेंगे। तो एक नई सरकार की असफलता का जो प्रथम और प्रधान कारण है वो था तुर्की में राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार। तो तुर्की में राष्ट्रीयता का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चला आ रहा था। और जिस समय तुर्की में युवा तुर्की की सरकार बनी उस समय तक वहाँ राष्ट्रीयता का प्रचार काफ़ी हो चुका था और तुर्की साम्राज्य के अधीन रहने वाले प्रदेश इस राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होने लगे थे और अपनी दास्ता को वे अपने देश के लिए कलंक का टीका समझते थे। और आगे चलकर क्या होता है कि राष्ट्रीयता की भावना जैसे ही प्रबल होती है जो तुर्की के जितने भी राज्य थे वे स्वतंत्र होना चाहते थे, वे अपनी अलग स्वतंत्र पृथक सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि वे किसी सरकार या फिर किसी शासक या फिर किसी साम्राज्य के अधीन रहकर अपना जीवन निर्वाह करें, वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि वे स्वतंत्र हो जाए और इसमें इसकी मदद किसने की? राष्ट्रीयता भावना ने उनकी काफ़ी मदद की थी स्वतंत्र होने में। और वे नहीं चाहते थे कि वो किसी की दास्ता में रहे, वे नहीं चाहते थे कि वो किसी के दास बने रहे और उनके अंतर्गत काम करते रहे, उनके कानूनों पर चलते रहे, वे नहीं चाहते थे। और तुर्की साम्राज्य में अधीन रहने वाले प्रदेश इस राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होने लगे और अपनी अलग सत्ता स्थापित करना चाहते थे। वे अपनी अलग सत्ता को स्थापित करना चाहते थे और वे अपने ऊपर किसी भी साम्राज्य का बोझ बर्दाश्त अब नहीं कर सकते थे और वे किसी भी तरीके से इस बोझ को उतारने का प्रयास करने लगते हैं। और यही कारण था कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और तुर्की युद्ध में फंस गया उसी समय ग्रीस, बुल्गारिया, मक्का आदि प्रांतों ने क्रांति करके खुद को अलग कर पृथक सरकार की स्थापना कर ली। और यही कारण होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें तुर्की भी शामिल होता है और इसी के माध्यम से जितने भी जो राज्य होते हैं तुर्की में वे क्या करते हैं कि वे स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, वे क्रांति करते हैं और इस तरह से वे स्वतंत्र भी हो जाते हैं, इसमें वे सफल भी हो जाते हैं और अपनी पृथक सरकार की स्थापना भी कर लेते हैं। और आगे चलकर राष्ट्रीयता की प्रबल भावना से प्रेरित होकर इन देशों को अपने अधीन स्थायी रूप से रखना तुर्की के लिए असंभव प्रतीत होता जा रहा था, क्योंकि जितने भी राज्य थे वे पृथक होते जा रहे थे, वे अपनी अलग सरकार की स्थापना कर रहे थे, अपनी अलग पृथक सत्ता की स्थापना कर रहे थे, वे इनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। जिसकी वजह से क्या होता है कि युवा तुर्क जो सरकार होती है वे बिल्कुल ही उनके लिए असंभव हो जाता है कि वो इन सभी देशों को या फिर इन सभी राज्यों को इकट्ठे एक समानता से रख सकें, वे उसके लिए असंभव हो जाता है। और ऐसी हालत में भला एक नई सरकार को किस प्रकार सफलता मिल सकती थी। तो इस तरह से जितने भी राज्य थे वे पृथक हो रहे थे और इससे क्या होता है कि युवा तुर्क जो होते हैं वे बिल्कुल ही उनके लिए असंभव हो जाता है कि वो सभी को जोड़ कर रखें और इस तरह से उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। और इस दल के पतन का दूसरा कारण यह था कि इसके सदस्य शासन चलाने की कला से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। जितने भी इस युवा तुर्क
जो संगठन था, इसके जितने भी सदस्य थे वे बिल्कुल ही प्रशासनिक नीतियों से अपरिचित थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर शासन को चलाया कैसा जाता है, क्योंकि वे अनुभवहीन थे। क्योंकि जितने भी व्यक्ति शामिल थे, जितने भी सदस्य थे युवा तुर्क के, वे सारे तो युवा थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि प्रशासनिक इकाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जितने भी प्रशासनिक यंत्र थे उससे भी वे अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। वे इन सभी बातों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे। और आगे चलकर इसका एक खास कारण यह था कि इस दल के जो सभी लोग थे वे अनुभवहीन थे, बिल्कुल भी उन्हें अनुभव नहीं था और शासन की दूरदर्शिता तथा नीति से वे कोसों दूर थे। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जो शासन कार्यों में पटु था और वह था मिद्दत पाशा। तो युवा तुर्क में ऐसा जो व्यक्ति जिसके पास मतलब थोड़ी जानकारी थी प्रशासनिक इकाइयों को लेकर, उसका नाम था मिद्दत पाशा। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से इन युवकों को मार्ग दिखाने वाला कोई भी नहीं रहता है और इनका नेतृत्व भी करने वाला कोई नहीं रहता है, जिसकी वजह से वे असफल हो जाते हैं। फलतः शासन कार्य के अभाव में इस दल का पतन होना अनिवार्य था। अगर कोई भी शासक, उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ जितनी भी होती है प्रशासनिक, अगर उनके यंत्र मजबूत नहीं होंगे, अगर उसे कुछ भी प्रशासनिक नीतियों के बारे में पता नहीं होगा, तो वो अपने शासन को कैसे चला पाएगा। वो बिल्कुल ही दुर्बल हो जाएगा और वो शासन को चलाने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहता। और यही एक कारण था कि युवा तुर्क जो थे वे असफल हो जाते हैं। इस दल की सरकार के पास दृढ़ संकल्प की भावना भी नहीं थी। दृढ़ संकल्प का अभाव था युवा तुर्क में, क्योंकि वो एक के बाद एक नीतियों का परिचालन कर रहे थे। वो किसी एक नीति पर बिल्कुल भी टिके नहीं हुए थे और अगर वे किसी एक नीति पर टिक जाते तो धीरे धीरे आगे चलकर क्या होता कि जितने भी तुर्की में राजे थे वे उनके रंग में रंग जाते। लेकिन एक के बाद एक नीतियों का परिचालन करते हुए ये उनकी बेवकूफ़ी हम मानेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम करते हैं तो उसे थोड़ा समय देना चाहिए ताकि हम देख सकें कि आखिर वो सफल आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रगति हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एक साथ अगर हम तीन अलग अलग नीतियों का परिचालन करेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो असफल ही होंगे। ठीक है। स्थिरता तथा दृढ़ संकल्प के साथ यदि यह सरकार किसी एक नीति पर अमल करती तो यह बहुत संभव था कि धीरे धीरे शासन में स्थायित्व आता। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये एक नीति का परिचालन करती, उसे थोड़ा वक्त देती प्रगति होने में, उसकी प्रगति होने में, और उसे स्थायित्व देती, तो हो सकता था कि उनकी नीति जो थी वो आगे बढ़ती और वे असफल ना होते। लेकिन उनमें स्थायित्व का अभाव था, जिसके वजह से वे असफल हुए और लोग इस नीति के रंग में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पर तीन नीतियों के कारण क्या होता है कि यह हुआ, फल ये होता है कि एक भी नीति जो थी वो बिल्कुल भी सफल नहीं होती है। वो तीन नीतियाँ क्या थी? सबसे पहले उसने इस संगठन ने क्या किया कि जितने भी मुसलमान थे, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी जितने भी मुसलमान थे, गैर मुसलमान थे, जितने भी तुर्की के सदस्य थे, उन्हें समानता का भाव, समान अधिकार उन्हें दिया, जिसकी वजह से जो जितने भी मुसलमान थे वे उससे काफ़ी उसके विरुद्ध हो जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि दूसरी नीति का परिचालन किया, जिसमें उन्होंने जितने भी मुसलमान थे उन्हें अधिकार प्रदान किए, जिसके वजह से जो बाकी गैर मुसलमानी थे वे उसके विरुद्ध हो जाते हैं। और आगे चलकर क्या होता है कि वे तुर्की के जो निवासी होते हैं उन्हें अधिकार प्रदान करते हैं और ये इसमें भी असफल हो जाते हैं। तो इस तरह से वे नीति का परिचालन, एक के बाद एक नीतियों का परिचालन कर रहे थे। इन्होंने कभी मुसलमानों को प्रसन्न करने का प्रयास किया तो कभी उन्होंने गैर मुसलमानों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो ये कहा जा सकता है कि जो सबको प्रसन्न करने का प्रयास करता है वो एक को भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। अगर हम चाहेंगे कि हम सभी को प्रसन्न कर सके तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई ना कोई आपसे बिल्कुल अप्रसन्न होगा। अगर कोई भी शासक होता है, अगर वो शासन करता है तो उसके काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन काफ़ी भी ऐसे भी लोग होते हैं जो अप्रसन्न होते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है।
और हमारे बस में नहीं है कि हम सभी को प्रसन्न रख सकें, ठीक है। और इस तरह से इनकी नीतियों में ढीलापन आता गया और वे असफल हो गए। इस तरह से उनकी नीतियाँ जो थी वो नहीं चल पाई और उनके जो दृढ़ संकल्प का जो अभाव था, जिस तरह से उनमें प्रशासनिक नीतियों का अभाव था और राष्ट्रीयता की भावना जिस तरह से प्रबल हो चुकी थी, जितने भी राष्ट्र थे तुर्की में वे पृथक हो रहे थे, जिससे वे एकता के सूत्र में तुर्की को नहीं बांध पा रहे थे। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण कारण थे मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यों आखिर असफल हुए युवा तुर्क, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।